Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to the series of newspaper analysis. Today there are various important topics which are given in the Hindus and the Indian Express, which are very much important for your prelims and mains exam. तो सबसे पहले हम लोग आज शुरू करते हैं जो हिंदू का एनालिसिस है उसमें। अगर सबसे पहले जो टॉपिक्स देखें, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको दिया गया है, जो हमने सेलेक्ट किया है, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर बात करें तो सबसे पहला है एयर पॉल्यूशन एंड WHO। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे एयर पॉल्यूशन WHO के बारे में कि क्या मतलब WHO का रिकमेंडेशंस है और क्या एयर पॉल्यूशन जो इंडिया का जो अपना AQI इंडेक्स है उसका क्या मेजरमेंट है, क्या मतलब जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसका क्या मेजरमेंट है, उसके बीच में कंपेरिजन देखेंगे। और ये क्वेश्चन आपको प्रीवियसली पूछा भी गया, मेनली अगर आप PYQ देखें UPSC का, तो उसमें ये WHO का जो रिकमेंडेशंस दिया गया था कि 2.5 जो PM 2.5 होता है या PM जो 10 होता है उसका क्या मेजरमेंट इंडिया को मतलब बताया गया है, या मतलब WHO का जो ग्लोबल मेजरमेंट है, लेकिन इंडिया किस चीज़ को फॉलो करती है नहीं करती है वो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपको हेबियस कॉर्पस। तो हेबियस कॉर्पस जानते हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, वो क्या दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो आर्टिकल 32 है जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के बारे में बात किया जाता है। जो अगर आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है या किसी तरह का अगर आपका लीगल राइट्स भी वायलेट होता है तो वो डिफरेंट, जैसे आप सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ फंडामेंटल राइट्स वायलेशन के लिए जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट्स में सिर्फ आप मतलब जो अपना लीगल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स दोनों के लिए जा सकते हैं। तो ये कौन कौन से आर्टिकल्स में मेंशन वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे आर्टिकल यहाँ 32 की बात करें तो वो आपको जो फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होता है तो आप यहाँ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और फिर आर्टिकल यहाँ 226 की हम लोग बात करेंगे। और ये हेबियस कॉर्पस होता क्या है, मतलब इसका जो मीनिंग है, जो क्या मतलब इससे हम लोग समझते हैं, वो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपको मूसी प्रोजेक्ट जो मेनली अभी तमिलनाडु में आपको तेलंगाना का ये प्रोजेक्ट है। तो क्या ये प्रोजेक्ट है किस नदी का, ये मूसी प्रोजेक्ट किस नदी में बनाया जा रहा है, तो ये वहाँ पर डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपका मेनली जोग्राफिकल पॉइंट व्यू से। फिर नेक्स्ट आपको लोकस्ट अटैक। तो लोकस्ट अटैक पहले भी एक न्यूज़ में था 2-3 साल पहले, जब मतलब मेनली एरिया देख ले आप, जो डेजर्ट एरिया था मेनली राजस्थान का, पाकिस्तान का, ईरान रीजन, तो वहाँ बहुत ज़्यादा लोकस अटैक था। इसके कारण जो फूड सिक्योरिटी का था उसका एक प्रॉब्लम आपको निकल कर आया था। तो उसी तरह फिर से एक लोकस अटैक आपको साउदर्न जो एरिया है, साउदर्न जो इंडिया है वहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो ये हम लोग डिस्कस करें क्या लोकस अटैक होता है। फिर नेक्स्ट है नॉन काइनेटिक वारफेयर, एक नया टर्म है, मतलब मेनली आपको इंटरनेशनल रिलेशन की अगर बात करें तो एक नया टर्म है नॉन काइनेटिक वारफेयर। वो क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स का भी समिट होने वाला है, आपको जो 16 ब्रिक्स समिट है वो आपको रसिया में होने वाला, तो कौन से जगह पर होने वाला है और क्या क्या पार्टिसिपेशन रहेगा कंट्री का और कौन कौन से कंट्रीज के मेंबर है। जैसे अभी क्या हुआ है कि ब्रिक्स में जो मेंबर है उसको इलोंगेट किया गया, उसको बढ़ाया गया। जो मेंबरशिप है अगर वो पहले जो 5 कंट्री का था वो 5 कंट्री से अब 10 कंट्री हो गया। कौन कौन से कंट्री ने ज्वाइन किया नया कंट्री, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका कर्मयोगी शपथ। तो कर्मयोगी सप्ताह जो अभी चलाया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर द्वारा, वो क्या कर्मयोगी सप्ताह है, इसके अंदर क्या इंक्लूडेड है, वो यहाँ पर डिस्कशन होगा। फिर नेक्स्ट आपको चाइल्ड बेट्रोथल्स। ये चाइल्ड जो बेट्रोथल्स है ये क्या चीज़ है, एक नया टर्म है, मतलब कि बहुत लोग जानते भी नहीं होंगे इसका मतलब क्या होता है, वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सोसाइटी इशू का, एक सोशल इशू का आपको पार्ट है। फिर नेक्स्ट आपको लेडी जस्टिस। तो अभी जो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अनवील किया है, मतलब जो नया आपको स्टैचू लेडी जस्टिस का। तो पहले स्टैचू क्या होता था कि मतलब जो आपको जो आंख पर पर्दा रहता था, बोलते थे ना कि कानून अंधा होता है, तो वो इसी के मतलब कि जो प्रोवर्ब एक निकल कर आया था कि जो आंख पर एक पट्टी बंधा हुआ रहता था और एक मतलब एक हाथ में तलवार और एक हाथ में क्या रहता था, जो मेजरमेंट रहता था, मेजरमेंट टूल रहता था। तो वो इसको बदल कर अभी सुप्रीम कोर्ट ने नया एक मतलब स्टैचू को अनवील किया। वो कौन सा स्टैचू हो वो हम लोग वहाँ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपको डायबिटीज़ के बारे में। तो डायबिटीज़ में क्या मतलब मेन आपको निकल कर आया है, क्यों इतना सफ़र हो रहा है डायबिटीज़ से, और क्या मतलब मेजरमेंट जो अभी निकाला गया डायबिटीज़ के लिए, कौन सा ड्रग्स निकाला गया, ये आपको डिफरेंट साइंस का न्यूज़ होता है, क्योंकि ये मतलब नया डिस्कवरी आपको चलते रहता है इस तरह के डिजीज़ में। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट आपको डिस्पैरिटी इन नोबेल्स। तो जो नोबेल प्राइज़ है उसका क्या डिस्पैरिटी है, मतलब इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में नोबेल प्राइज़ अगर देखें तो आप मतलब 60 साल 70 साल से हम लोग यहाँ पर नोबेल प्राइज़ नहीं जीत रहे। जो इंडिया का साइंटिस्ट है, इंडिया का जो नोबेल जो मतलब लॉरिएट्स है या किसी तरह का बोल सकते हैं कि जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस है, तो उस तरह से वहाँ से आपको साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ नहीं मिल रहा है। तो उसके पीछे का क्या रीज़न है, क्या मतलब प्रोसेस है, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपको फाइनेंशियल फ्रॉड, ये एक अवेयरनेस मतलब के लिए हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल फ्रॉड किस तरह से आपको फाइनेंशियली जो फ्रॉड किया जाता है, वो रिजर्व बैंक द्वारा अभी कुछ जो NBFCs है, कुछ जो लोन जो आपको ऐप दिया जाता है, जिस ऐप के थ्रू आपको लोन दिया जाता है, जो ऑनलाइन लोन को
यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ऑनलाइन लोन का, तो इसलिए इस पर क्या फ्रॉड हो रहा है, क्या मतलब कि इसके पीछे क्या रीज़न है, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा ओवरऑल टॉपिक है, 12 टॉपिक्स है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हम लोगों ने क्या किया, इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू से, मेनली हिंदूज़ का ये डिफरेंट टॉपिक्स है और इंडियन एक्सप्रेस का ये जो एक्सप्लेन सीरीज का, वो हम लोग यहाँ पर अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये आप PDF ऑफ टेलीग्राम से भी डाउनलोड करते हैं, जहाँ पर हम लोगों ने अच्छे से स्लाइड को यहाँ पर आपको फॉर्म किया। फिर अगर नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक की अगर बात करें, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंडिया एंड द साइंस नॉवेल्स। तो जो इंडिया एंड द साइंस नॉवेल्स की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो ये जो अभी क्या हुआ है कि बताया गया है कि जो जैसे कि कोई भी नोबेल प्राइज़ आपका दिया जाता है, तो वहाँ पर सिलेक्शन होता है, तो डिफरेंट नॉमिनेशंस आपको वहाँ जाता है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से, चाहे वो चाइना हो, इंडिया हो, या डिफरेंट मतलब ग्लोबल लेवल पर सारे कंट्री से ये नॉमिनेशन जाता है। तो वो नॉमिनेशन को आपको खोला नहीं जाता है। नॉमिनेशन अगर देखें तो अभी बताया गया कि नॉमिनेशन का जो जो नाम था, जो नॉमिनेशन में जो नाम गया, तो वो नाम अभी खोला गया है। कब तक का, ये पूरा अभी तक का नहीं खोला गया, 1970-80 का अभी खोला गया। उतना दिन में कितने कितने नॉमिनेट हुए, तो उसमें ये बताया गया कि जो नॉमिनेशन जो हमारे इंडिया मतलब इंडिया से गया, इंडियन सिटीजन का जो साइंटिस्ट थे इंडियन, तो जैसे सत्येंद्र नाथ बोस हो गए, GN रामचंद्रन हो गए, TR शेषाधारी हो गए, मेघनाथ शाह हो गए, होमी भाभा, उपेंद्र नाथ बनर्जी, इन लोग का भी क्या किया है, नॉमिनेशंस आपको वहाँ पर नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया था। लेकिन जो नॉमिनेशन तो बहुत कंट्रीज से आता है, लेकिन कुछ कुछ को नोबेल प्राइज़ ही दिया जाता है। जैसे इस बार का नोबेल प्राइज़ देखो, तो मेनली जो अगर नोबेल प्राइज़ की बात करें, तो अमेरिका और यूरोपियन कंट्री के जो साइंटिस्ट है, उनको नोबेल प्राइज़ से ज़्यादा सम्मानित किया जाता है। तो इसके पीछे का इंडिया का क्या रीजन, इंडिया बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है नोबेल प्राइज़ में। अगर देखें तो यहाँ 94 साल हो गया जब तक अभी तक कोई नोबेल प्राइज़ हमारे इंडियन सिटीजन को मिला है, इंडियन जो साइंटिस्ट है उनको मिला है। तो अगर यहाँ पर हम लोग जो डिस्कशन का आपको पार्ट है, तो यहाँ बताया कि जो फर्स्ट नोबेल प्राइज़ आपको अनाउंस किया गया था 1901 में, अभी तक 94 ईयर्स हो गया जिसे इंडिया और किसी साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ मिला है, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मतलब फिजियोलॉजी और मेडिसिन में। अगर 1930 की हम लोग बात करें, तो 1930 में नोबेल प्राइज़ आपको फिजिक्स में मिला था। किनको मिला था, CV रमन रिमेन्स द ओनली सच ऑनर। जो CV रमन जो मेनली उन्होंने जो खोज किया था फिजिक्स में, उनको एक नोबेल प्राइज़ फिजिक्स के लिए मिला था। सर CV रमन, उनको हम जानते भी हैं, उनका स्टडी भी करते हैं, मतलब फिजिक्स में बहुत सारे जो थ्योरी है उनका दिया हुआ है, तो उनको मिला था 90। ये सिर्फ इंडियन साइंटिस्ट थे। उनके बाद जितना भी अगर साइंटिस्ट को मिला भी है, चाहे वो इंडियन ओरिजिन के थे, तो उनको अगर मिला तो वो कब मिला, जब वो मतलब वहाँ के सिटीजनशिप ले लिए, कहाँ के, चाहे वो ब्रिटेन के या चाहे बोल सकते हैं अमेरिका के, तो वहाँ के जब सिटीजनशिप ले लिए तब उनको जाके नोबेल प्राइज़ मिल रहा है। तो ये एक मतलब बताया गया कि इंडिया में क्यों ये नोबेल प्राइज़ आपको जो इतना डिस्पैरिटी है, मतलब इंडियन सिटीजन को, इंडियन साइंटिस्ट को नहीं मिल रहा है, तो उसके पीछे का जो रीज़न यहाँ बताया गया है, तो स्टेट का इंडियन का जो रीजन यहाँ बताया गया, इनएडुकेट अटेंशन टू बेसिक रिसर्च, मतलब रिसर्च में आपको उतना अटेंशन नहीं दिया जाता है, उतना फंडिंग नहीं होता जो पब्लिक फंडिंग गवर्नमेंट का होना चाहिए। अगर आप GDP का कंट्रीब्यूशन देखें तो वो भी बहुत कम है, चाइना के मुकाबले भी। चाइना बोला जाता है हमारे से 3-4 गुना ज़्यादा GDP का कंट्रीब्यूशन करता है सिर्फ रिसर्च में, फंडिंग में, वो इंडिया में नहीं हो रहा है। फिर जो आपको ब्यूरोक्रेटिक है, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो जानते हैं ब्यूरोक्रेसी एक लैग अलग मतलब इंडिया में निकल कर आता है, चाहे किसी भी फील्ड में आप देख ले। फिर प्राइवेट रिसर्च पर आपको उतना अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाता, उतना ज़्यादा फंडिंग नहीं होता है, तो ये रिसर्च कैपेबिलिटी में यूनिवर्सिटीज़ पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता, जो इंडिया का पोटेंशियल है, जो साइंटिफिक पोटेंशियल है, उसको नहीं समझा जाता। तो ये मेनली आपको रीज़न है मतलब इंडिया का लैग होने में, जो मतलब नोबेल प्राइज़ जीतने में। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो बहुत ज़्यादा कम पॉपुलेशन, अगर हम लोग देखें डिफरेंट कंट्री, जैसे चाइना देखें तो चाइना भी हमसे ज़्यादा मतलब नोबेल प्राइज़ विनर है। फिर अगर आप साउथ एशियन के डिफरेंट कंट्रीज़ को देखें तो वो भी ज़्यादा मतलब विनर है आपको नोबेल प्राइज़ के। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसी को यहाँ पर डिस्कशन एक किया गया। जो नोबेल प्राइज़ का जो नॉमिनेशन होता है, वो बताया जा रहा है कि मतलब लास्ट 50 ईयर्स में अभी तक, मतलब अगर जैसे नोबेल प्राइज़ आपने अभी नॉमिनेट किया 2020 के लिए, 2024 के लिए, तो वो ऐसा नहीं, वो आप हो सकता है कि 2050 या 2070 में मतलब कि वो लिस्ट निकल कर आएगा कि कौन कौन सा नॉमिनेशन आपको आया था। तो ये एक मतलब लैग है, इसे समझना चाहिए। जो नोबेल एजेंसी है, जो मतलब इस तरह के प्राइजेज़ आपको देती है, तो उनको ये चीज़ आपको देना भी चाहिए कि मतलब किस किस को सेलेक्ट किया गया। तो उससे एक पता चलता है कि हमारे कंट्री के कितने साइंटिस्ट ने मतलब सिलेक्शन लिया, नॉमिनेशन उनका हुआ है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो जो हमारे डिफरेंट साइंटिस्ट थे, जैसे बोस जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, आपको प्लांट फिजियोलॉजी में मतलब कि काम किया था, लेकिन उनके बाद किसी और को भी ये नोबेल प्राइज़ मिला था। क्योंकि क्या होता है कि जब रिसर्च आप कर रहे हैं तो आपका नॉमिनेशन वहाँ नहीं हुआ, आपको नोबेल प्राइज़ मिले, लेकिन आप ही का वर्क अगर किसी अलग साइंटिस्ट ने, चाहे यूरोपियन के, चाहे अगर बोल रहे अमेरिकन के साइंटिस्ट ने, उनको ऐसा फंडिंग मिल गया, वैसा रिसर्च टेक्नोलॉजी मिल गया, अगर उसी चीज़ पर वो रिसर्च करके कुछ नया एक मतलब कि वैल्यू या नया एक तरह से रिसर्च क्रिएट कर देते हैं, कुछ साइंटिफिक जो आपको बोल सकते हैं डिस्कवरी क्रिएट कर देते हैं, तो फिर उनको क्या मिलता है, नोबेल प्राइज़ मिलता है। तो इस तरह से एक लैग मतलब इंडिया में बहुत जगह देखा गया है कि हम लोग वो चीज़ बना पाते हैं, लेकिन उस चीज़ को हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं।
फिर अगर चाइना की बात किया तो चाइना 4 टाइम्स ज़्यादा हमसे मतलब खर्च करती है, आपको एक्सपेंडिचर करती है किस पर, जीडीपी का मतलब जो नॉबे मेनली आपको रिसर्च पर मेनली फंडिंग किया जाता है। तो ये बहुत आपको, जैसे साउथ कोरिया की बात करें तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा फंडिंग किया जाता है, एक छोटा सा कंट्री है लेकिन फंडिंग आपको ज़्यादा किया जाता है। तो ये आपको इंडिया को यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत सारे मतलब कभी कभी ये आरोप भी लगाया जाता है, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं ओकेजनली, कि बोला जाता है कि रीजनल और एशियल बायस एक क्रिएट किया जा रहा है, कि मतलब जिसमें कि अनमैच्ड रिसर्च इकोसिस्टम यूएस और यूरोप का। तो ये ऐसा नहीं है मतलब, लेकिन आपको जो फंडिंग है, जो मतलब रिसर्च का जो कैपेबिलिटीज़ है, जो अपॉर्चुनिटी है, वो क्या करना पड़ेगा, इंडिया में क्रिएट करना पड़ेगा, तभी आप नोबेल प्राइज़ वहाँ पर जीत सकते हैं। क्योंकि जो इस साल का नोबेल प्राइज़ देखे तो वो ऐसा नहीं कि आपको बहुत मतलब कुछ यूनिक रिसर्च का नहीं है, मतलब जैसे इकोनॉमिक्स का देखें इंक्लूसिविटी पर आपको रिसर्च आया, तो उस तरह का आपको फील्ड स्टडी इंडिया में बढ़ाना पड़ेगा। जैसे आप मतलब माइक्रो आरएनए की बात करें तो उस तरह से आपको साइंटिफिक जो एविडेंसेस होता है या साइंटिफिक रिसर्च होता है उसको आपको प्रमोट करना पड़ेगा। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जैसे अभी चाइना भी बहुत सारा टेक्नोलॉजी पर काम कर, न्यू टेक्नोलॉजी हो, क्लीन एनर्जी हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, और जैसे पेटेंट भी इसमें बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। अगर आप जैसे कोई न्यू रिसर्च कर रहे हैं, न्यू एविडेंसेज या कि न्यू डिस्कवरी कर रहे हैं, न्यू लॉन्चेस कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, आपको पेटेंट फाइल करना पड़ता है। अगर पेटेंट की हम लोग बात करें, इंडिया अभी बहुत ज़्यादा लैग में है, मतलब पाँचवें छठा नंबर पर इंडिया आपको पेटेंट फाइल करने में आता है। इस पेटेंट में सबसे ज़्यादा अभी अमेरिका है, उसके बाद चाइना है। तो ये सब पेटेंट फाइल करने में सबसे आगे कंट्री है, मतलब किसी चीज़ को रिसर्च आप कर रहे हैं तो ये आपको यहाँ पे इंडिया में बढ़ाना पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना। तो ये हमारा मतलब एक तरह से, इसमें आप मतलब प्रीलिम्स के लिए तो नहीं लिख सकते, लेकिन एक साइंटिफिक अगर जैसे किसी तरह का ऐसे पूछा जाता है को लैग को लेकर या सोसाइटी का डिवाइड को लेकर या किस तरह से जो हमारा ह्यूमन पोटेंशियल है या ह्यूमन आप डेवलपमेंट को लेकर, तो उसमें आप इस तरह का एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। तो क्या होगा, मेंस में आपको एक एज मिलेगा आंसर राइटिंग में भी, कि किस तरह से मतलब स्टडी लाइन में भी ऐसा नहीं कि सिर्फ इकोनॉमिकल पॉलिटिकल ही डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, मतलब इस तरह का भी आपको एक साइंटिफिक कल्चर भी एक क्रिएट मतलब नहीं किया जा सकता किसी कंट्री में, अगर इस तरह का आप रिसर्च नहीं करवा रहे या फंडिंग नहीं कर रहे। तो ये एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। फिर अगर नेक्स्ट हम लोग देखें यहाँ पर, तो नेक्स्ट है हमारा जो स्मार्ट इंसुलिन अभी बनाया गया है, मतलब साइंटिस्ट द्वारा। तो वो बताया जा रहा है कि एक मतलब डायबिटीज़ ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही आसान होगा। क्योंकि क्या होता है कि आपको इंसुलिन बार बार लिया जाता है, तो वो एक मतलब बोल सकते हैं हेक्टिक प्रोसेस होता है, मतलब कहीं भी आपको इंसुलिन बार बार लिया जाना, कभी भी आपको ग्लूकोज लेवल गिर जा रहा है तो, क्योंकि डायबिटीज़ जानते हैं कि बहुत तेज़ी से आपको इंक्रीज हो रहा है। इंडिया को ग्लोबल डायबिटिक वर्ल्ड कैपिटल बोला जा रहा है, इंडिया को अगर देखें तो इंडिया में ये डायबिटीज़, और ये मेनली आपको क्यों हो रहा है, ये जो हमारा लाइफ स्टाइल है, आज के समय जो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल की बात करें, मतलब फिजिकल वर्क कम हो रहा है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल ज़्यादा हो रहा है, तो उसके कारण डायबिटीज़ भी आपको ज़्यादा बढ़ा। और जो फूड हैबिट्स की बात करें उसके कारण भी डायबिटीज़ आपको बचपन में, जो बच्चे में ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। जैसे अभी बहुत सारा मतलब जैसे एक फूड फार्मा करके मतलब कुछ कुछ आपको चैनल है, वहाँ पे इस चीज़ को अवेयरनेस फैलाया जा रहा है किस तरह से आपको, जैसे अगर शुगर की बात करें तो शुगर में भी आप देखेंगे तो मतलब बहुत ज़्यादा आज के समय में जो बच्चे का जो सेरेलैक हो गया है, किसी तरह का जो प्रोडक्ट्स है उसमें शुगर का कंटेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, डायबिटीज़ आजकल बच्चे में ज़्यादा फैल रहा है। और ये जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है उसके कारण भी। तो ये जानते हैं कि जो पूरा ग्लोबल वर्ल्ड वाइड की बात करें तो 500 मिलियन पीपुल वर्ल्ड वाइड सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, और ये डायबिटीज़ से मिलियन डेथ आपको हर एक साल हो रहा है। तो ये आपको मतलब बहुत तेज़ी से स्काई रॉकेट, बहुत तेज़ी से आपको इंक्रीज हुआ डायबिटीज़ इस मतलब 5 साल 10 साल के अंदर। तो यहाँ पर अभी एक बताया गया कि डेवलप किया जा रहा होली ग्रेल, एक डायबिटीज़ ट्रीटमेंट्स है जो स्मार्ट इंसुलिन रहेगा, जो आपको रिस्पॉन्ड करेगा, मतलब आपके हिसाब से वो बॉडी में फिट किया जाएगा। और आपको जैसे एआई के मदद से या किसी और सिस्टम की मदद से वो एक तरह से बॉडी को मेजर करेगा कि आपका इंसुलिन कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, और उसी हिसाब से वो इंसुलिन आपको मतलब प्रोड्यूस करेगा। तो ये अभी मतलब साइंटिस्ट द्वारा डिस्कवर किया जा रहा है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो दो टाइप का डायबिटीज़ होता है, आप जानते हैं कि डायबिटीज़ टाइप 1 होता है, एक टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ अभी बचपन में जो बच्चे में ज़्यादा देखा जा रहा है, चाइल्डहुड में। तो ये आपको पैनक्रियाज क्या होता है, जब पैनक्रियाज आपको इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता तो ये आपको डायबिटीज़ टाइप 1 होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ क्या हो गया, जब बॉडी का जो सेल्स है वो रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करता है इंसुलिन प्रोड्यूस करने में, तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ हो गया। मेनली पैनक्रियाज जो प्रोड्यूस करता है इंसुलिन उसको क्या करता है, रेसिस्ट करता है। तो ये टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ है। अभी जो इंसुलिन जो नेम इसका नाम है NNC-2215, तो ये आपको ध्यान रखना क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो ये 2 पार्ट्स है, इसमें रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, मॉलिक्यूलर विद सिमिलर शेप ग्लूकोज, जो ग्लूकोसाइड होता है। तो जब आपको शुगर्स लेवल कम हो जाता है तो ग्लूकोसाइड क्या होता है, बाइंड कर लेता है रिंग से और आपको इंसुलिन बढ़ा देता है। फिर अगर जैसे कि अब इंसुलिन आपको मतलब ज़्यादा हो रहा है तो फिर ये कम हो जाता है। इस तरह से ये प्रोडक्ट्स को आपको बनाया गया। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो साइंटिस्ट द्वारा ये बनाया गया NNC-2215। तो ये आपको इतना ही इसमें ध्यान रखना और कुछ इसमें
जानने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगर नेक्स्ट हम लोग देख ले जो अभी बहुत न्यूज़ में लेडी जस्टिस, तो लेडी जस्टिस क्या है, जैसे अगर यहाँ फिगर हम लोग ने यहाँ पर लिया है तो फिगर में देखें तो पहले क्या था, इस तरह का आपको मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का देखें या कहीं भी जो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या कहीं भी मतलब जो मेनली जो कोर्ट था, कोर्ट प्रेमिसेस था, तो वहाँ पे इस तरह का आपको मतलब जो स्टैचू होता तो वो स्टैचू लगाया जाता। तो ये ब्रिटिश मतलब एक कॉलोनियल माइंड से, अभी जान रहे हैं कि जो हमारे देश में भी क्या हो रहा है कि जो कॉलोनियल माइंडसेट से रिलेटेड कुछ भी है, चाहे वो लॉ है या मतलब किसी तरह का इंस्टीट्यूशन है, तो उसे क्या किया जा रहा है, मतलब इंडियनाइज किया जा रहा है। जो इंडिजिनस जो हमारा कंट्री का अपना है उसे क्या किया जा रहा है, हटाया जा रहा है और इंडिजिनस मतलब किया जा रहा है। वो जो मतलब आपको कॉलोनियल माइंडसेट को या कॉलोनियल द्वारा कुछ दिया गया, तो ये कॉलोनियल द्वारा है, जिसमें कि आपको ये आंख पर देखते हैं ये पट्टी बंधा हुआ होता था और ये साइड में ये एक तरफ क्या होता था, ये आपको मेजरमेंट एक टूल होता था, मतलब कि आप लॉ को मेजर कर रहे हैं एक, और ये क्या होता था, एक तलवार होता, स्वॉर्ड होता था। लेकिन अभी जो नया स्टैचू बनाया गया उसमें एक हाथ में आपको किताब को रखा गया और दूसरे हाथ में क्या किया, यहाँ पर एक मतलब जो तराजू है इसको रखा गया। तो ये इंडिया का अपना स्टैचू है जो अभी CGI हमारे जो CGI ऑनरेबल CGI उनके द्वारा क्या किया, इसे अनवील किया गया। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो जो सबसे पहले हम लोग जानते थे जैसे जो ब्लाइंड फोल्डर होता है, हम समझते हैं कानून का मतलब कानून क्या होता है, अंधा होता है। तो ये मतलब एक तरह से समाज में एक फैला हुआ था, लेकिन जो यहाँ पर हमारे जस्टिस ने उन्होंने कहा कि नहीं, लॉ इज़ नॉट ब्लाइंड, इट सीज एवरीवन इक्वली। मतलब पहले हम लोग समझते थे कि कानून अंधा होता है तो वो मतलब सबको एक तरह से जस्टिस देता है, लेकिन वो ऐसा नहीं। अभी के समय में लॉ क्या है कि मतलब कानून अंधा नहीं होता, कानून मतलब पूरा खुला होता है और वो एक अब सबको जस्टिस क्या होता है, बराबरी देता है, सबको एक तरह से देखता है। तो ये आपको आँख खोल कर ही देख सकते हैं, आँख बंद करके नहीं देख सकते। ये एक पुराना एक मतलब कंसेप्ट था जो मतलब मेनली आपको रोम और ग्रीक माइथोलॉजी से आ रहा था, उसी को लेकर ये ब्रिटिश ने इसे एस्टैब्लिश किया था। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो जो ये नया मूर्ति आपको नया जो स्टैचू बनाया गया उसमें क्या है कि मतलब पट्टी नहीं है आँख पर और एक हाथ में किताब है और एक हाथ में क्या है आपको यहाँ पर जो ये टूल होता है, जो स्केल्स है, जो ये स्केल्स आपको मेजर के लिए रखा गया है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट था आपको लेडी जस्टिस। फिर अगर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करें, आपको RBI ने अभी जो नया जो मतलब एक NBFC को बोले तो मतलब 4 NBFC को क्या किया RBI ने, मतलब बार्ड किया है, मतलब किसी को लोन देने से, मतलब मना किया लोन देने से, क्योंकि उसके पीछे का रीज़न है। वो क्या रीज़न है, जैसे फाइनेंशियल फ्रॉड का केस अभी ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर अगर जैसे हम लोग बात करते हैं, एक अवेयरनेस के लिए एक मतलब बताया गया है, इसे मतलब आप ये नहीं समझिए ये PT के लिए या अवेयरनेस के लिए बताया, क्योंकि आजकल जो फाइनेंशियल फ्रॉड है, मेनली जो फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है, स्कैम्स हो रहा है किसी भी ऐप के थ्रू या किसी भी स्टॉक मार्केट के थ्रू, वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है। तो सबसे पहले अगर रिजर्व बैंक की यहाँ पर बात करें तो रिजर्व बैंक ने क्या किया, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी आप लोग जानते हैं जो NBFCs होता है, वो मेनली आपको क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है। वो आपसे डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट नहीं ले सकती है, लेकिन लोन आपको दे सकती है। तो ये आपको जो आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस हो गया, फिर मन्नापुरम फाइनेंस हो गया, आरोहन फाइनेंशियल सर्वे हो गया, मित्सुबिशी बैक्ड बाय DMCI फाइनेंस हो गया, नवी फाइन सर्व हो गया, ये सब जो फ्लिपकार्ट द्वारा भी बनाया गया था सचिन बंसल द्वारा। तो ये सारे कंपनी जो है अभी RBI ने क्या किया, NBFC को यहाँ पर बैन किया है, मतलब बताया अभी किसी तरह का लोन सैंक्शन नहीं करने के लिए। तो क्योंकि इसने क्या किया, वेरियस रूल्स जो है, रूल्स को उसने क्या किया, मतलब वायलेट किया, फॉलो नहीं किया। तो यहाँ पर क्या किया, जो लोन का प्राइसेस था वो बहुत तेज़ी से उसने क्या किया, जो चार्ज होता है, जैसे आप किसी कंपनी से लोन लेते हैं या किसी बैंक से लोन लेते तो एक प्रॉपर इंटरेस्ट रेट होता है, वो इंटरेस्ट रेट बैंक अपने मन से आपसे नहीं चार्ज कर सकती। वो इंटरेस्ट रेट आपको डिसाइड किया जाता है RBI द्वारा या बैंक ग्रुप द्वारा दिया। आपने पढ़ा होगा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, तो इस थ्रू से या MCLR हो गया, जो मार्जिन कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट होता है, उस तरह से कुछ मेथड से उसे कैलकुलेट किया जाता है। इस ऐसा नहीं कि जो इनफॉर्मल लेंडिंग होता है ना, जैसे आप 100 रुपये का लोन रहे, आपसे कहा 50% इंटरेस्ट लेंगे, 100% इंटरेस्ट लेंगे, तो वो इनफॉर्मल लेंडिंग होता है। तो इसलिए RBI ने क्या किया, रूल को इसने क्या किया था, इस जो इतने ये 4 NBFC थे, रूल को वायलेट किया था, इसलिए इसको RBI ने क्या किया, बैन किया अभी बोथ लीगल एंड इलीगल वंस में। तो ये अनसूरियस प्राइसिंग ऑफ लोन्स था, और जो लोन तो ये हाई प्राइसेस पर आपको मतलब दे देते थे, और लोन देने के बाद क्या होता था कि जो रिकवरी का जो मेथड होता था, जो लोन से आपको दिया जा रहा फिर उसे रिकवरी करना है, तो रिकवरी करने के लिए क्या ये सब करता था, हाई हैंडेड रिकवरी। हाई हैंडेड क्या रिकवरी हो गया, किसी तरह से आपको परेशान करना हो गया। तो ये परेशान करने का भी तरीका मतलब बहुत ही अभी बोलते थे बेहुदा तरीका था, किस तरह से परेशान किया था वो हम लोग आगे देखेंगे। तो इससे क्या, इसलिए अवेयरनेस के लिए हम लोग यहाँ लिखे, इससे आपको क्या करना, बच के रहना, कि जिस तरह से आजकल अगर आप कुछ यूट्यूब भी खोलेंगे तो बहुत सारे एड्स भी आते हैं, उसमें बताया जाएगा कि आपको क्या फटाफट लोन कर सकते हैं, विदाउट सिंगल क्लिक, 2 क्लिक पर आपको लोन मिल जाएगा। तो उसके पीछे क्या होता है कि मतलब आदमी वो चीज़ नहीं पढ़ता है कि लोन का हमको अमाउंट कितना चार्ज किया जाएगा, क्योंकि वो सारे अमाउंट आपको खुलकर नहीं बताते। तो लोन सैंक्शन कर दिया जाता, फिर आपसे मतलब जो
आपका अकाउंट का जो पूरा मतलब इन्फॉर्मेशंस है, चाहे आपका जितना भी नंबर्स है, जितने भी ग्रुप्स का नंबर, फैमिली का नंबर्स है, मोबाइल नंबर है, वो सबको क्या वो लोग क्या करते हैं, मतलब उसमें आपको आपसे वो एग्रीमेंट ले लेते हैं और सबको वो आपको मतलब कि फिर परेशान करते हैं। जैसे आपने लोन मतलब सही समय पर नहीं पे किया, मतलब लोन का जो अमाउंट है उसने रिपे आपने नहीं किया, तो फिर क्या किया जाएगा, आपको परेशान किया जाएगा। बहुत सारे जो मॉर्फ, जैसे अभी मतलब सुसाइड भी बहुत केस में ऐसा हुआ है कि मॉर्फ कर दे किया जाता था इमेज, फिर परेशान किया जाता था, मतलब जो गाली बोल सकते, गंदा गंदा गाली लेके दिया जाता था। तो इस तरह से ये मतलब एक हाई हैंडेड रिकवरी मेथड से रिकवर किया। तो ये एक प्रॉपर मेथड नहीं है, क्योंकि अगर आप बैंक से आप लोन लेते हैं इस तरह से वो काम नहीं करती, वो एक मतलब प्रॉपर रेगुलेशंस के थ्रू आपसे लोन को क्या करती है, आपसे भरवाती है, लेकिन इस तरह से आप नहीं कर सकते। तो ये मतलब कि इसलिए इसे बंद किया गया। जो आपको स्प्रेड रेट होता है, स्प्रेड चार्ज क्या होता है, जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया था उसको मतलब ये लोग एक्सेसिव इंटरेस्ट रेट लेते थे। तो जैसे वायलेशंस की बात करें तो बहुत सारे मतलब कि वो जो आदमी थे मतलब आपको प्रे हो जाते थे, मतलब फंस जाते थे इस लोन के चक्कर में। तो ये सब मतलब आपको देखने, तो इसलिए अभी बताया जा रहा है कि अवेयरनेस प्रोग्राम भी आरबीआई इस पर मतलब लेकर आ रही है, किस तरह से अवेयरनेस फैलाया जाए। तो ये अनइथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस करते थे, जैसे मिस सेलिंग, ब्रीच ऑफ डाटा प्राइवेसी, बिजनेस कंडक्ट, जो एक्सॉर्बिटेंट इंटरेस्ट रेट होता है वो चार्ज करते थे। फिर अगर यहाँ पर जैसे हम लोग देखें, जो प्रीडेटरी लोन ऐप्स भी देखें, बहुत सारे लोन ऐप्स ही आपको बनाया गया है, जो मतलब क्या करता है, वो प्रॉपर इन्फोर्समेंट ऑफ रेगुलेशंस के मतलब बिना ही वो क्या करता है आपको, जैसे सेक्सुअल हरासमेंट का भी केस बहुत सारा निकल कर आया है यहाँ पर। एंडिंग अप गिविंग एक्सटॉर्शन अमाउंट, लोन रिकवरी एजेंट्स बहुत सारे को क्या दिया, नंबर दे दिया था कि आपको बार बार कॉल करे। जैसे अभी 24, वो एक एग्जाम्पल की तरह देखें तो 24 ईयर ओल्ड वुमेन थी, वो 25 डिफरेंट मोबाइल नंबर से उसको कॉल आता था। इतना हरास किया गया कि मतलब जो 4.5 लाख का लोन था वो उसे बोला गया तुमको पे करना है, और वो लोन उसको पे करना था जबकि वो बोलती थी हमने लोन लिया ही नहीं है। तो इस तरह से हरासमेंट किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब जो अभी इशू निकल कर आ रहा है। फिर अगर यहाँ पर देखें, जो ओल्ड सेल्समैन था संदीप कोरगवर्ती, इसने क्या किया, सुसाइड कमिट कर लिया, 38 साल का था। तो यहाँ पर ये मुंबई का मतलब रेसिडेंस था, इसने सेक्सुअल हरासमेंट मतलब का केस हुआ था, मतलब सेक्सुअल हरासमेंट के लिए मतलब बोल सकते हैं कि मतलब इसने जिससे लोन लिया था वो सेक्सुअल हरासमेंट मतलब कर रहा था। तो वो जो रिकवरी एजेंट्स था उसके द्वारा किया जा रहा था। तो ये क्या किया था, रिकवरी एजेंट्स ने क्या किया था, जो इमेज होता है, जो इसका इमेज था, इस इमेज को मॉर्फ कर दिया फोटो में, और न्यूड इमेज के साथ मतलब कि कॉन्टैक्ट करके सर्कुलेट कर दिया इतने पूरा मतलब पर्सनस को, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो सोसाइटी में जितने मेंबर्स हो, या किसी अपने फैमिली ग्रुप्स में। तो ये क्या होता है, एक तरह से आपको एक झटका लग सकता है, एक शॉक लग सकता है। तो कोई भी इंसान हो, मतलब कि अगर इस तरह से जैसे आपके जो मतलब नियर एंड डियर वंस है, उसको अगर आपको इस तरह से कोई मैसेज भेज दिया जा रहा है, किसी तरह का आपको मॉर्फ, कितना को आप समझाइएगा। तो मतलब इस तरह से जो मतलब मेनली अवेयर नहीं होते हैं तो बहुत ज़्यादा टेंस हो जाते हैं, तो इसमें फिर वो सुसाइड कर लेते हैं। तो ये सुसाइड का जो आजकल अटैम्प्ट है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज इसके कारण भी हो रहा है। तो ये नहीं कि सिर्फ आपको मतलब अनएम्प्लॉयमेंट के कारण हो रहा है, ये सब ये कारण है आपको सुसाइड रेट को बढ़ने का। फिर ये डिजिटल लोन ऐप है, ये मतलब विदाउट हैसल बट आस्क द बोरोवर्स टू गिव एक्सेस, मतलब बोलते हैं कि बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन से आपको तुरंत लोन मिल जाएगा, अपना जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसको हमको एक्सेस दे दीजिए। फिर हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, हरासमेंट करते हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट में, व्हाट्सएप पर कॉल्स करते हैं, मैसेज करते हैं, पोर्नोग्राफिक वीडियो भेजते हैं, मॉर्फ कर देते हैं इमेज को। तो इसके कारण क्या होता है, ये आपको मतलब कि सुसाइड रेट आपको इंक्रीज हो जाता है, और ये मतलब बहुत ज़्यादा आपको हरासमेंट का केस बनकर आ रहा है। तो ये मतलब मेनली आपको अवेयरनेस चला चीज़ है, इसे आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। हर एक दिन ये न्यूज़ में रहता है। ऐसा नहीं कि मतलब जो गरीब है वो फंसते हैं, मतलब पढ़े लिखे नहीं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो ज़्यादा इसमें फंस रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि वो उनका अमाउंट ज़्यादा होता है तो उन्हीं को टारगेट मेनली किया जाता है। और ये जो आपको मेनली दो चीज़ पर टारगेट किया जाता है, या आपको फियर दिया जाता है, नहीं तो आपको क्या दिया जाता है यहाँ पर, ग्रीड दिया जाता है। या तो आपको लुभाया जाएगा कि आपको जैसे 1 करोड़ है तो उसको 4 करोड़ कर देंगे, नहीं तो आपको मतलब डराया जाएगा कि आपने ये नहीं किया तो आपको ये हो जाएगा, मतलब किसी तरह का आपको कॉल आ रहा है, कोई रैंसम कॉल आ रहा है। तो ये मतलब दो तरीके से आपको इंसान को लूटा जा रहा है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपको जो अभी ब्रिक्स समिट होने जा रहा है। कहाँ पर ब्रिक्स समिट होने जा रहा है, 16th ब्रिक्स समिट, ये ध्यान रखना है। 16 ब्रिक्स समिट होने जा रहा है कहाँ पर, काजन। ये क्या है, कैपिटल ऑफ तातरास्तान, जो तातर स्थान है, ये कौन सा जगह है आपको, ये रसिया का जगह, रसिया में आपको खोजा जा रहा है। तो वहाँ बताया जा रहा है कि मतलब आपको जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल मोदी जी हैं वो जाएंगे, और डिफरेंट जो जो ब्रिक्स के जो मेंबर्स हैं वो भी आपको वहाँ पर पहुंचेंगे। तो ये मतलब इसमें इंपॉर्टेंट ये नहीं कि क्या कौन जा रहे हैं, क्या होने वाला है, इंपॉर्टेंट है कि ब्रिक्स क्या है। ब्रिक्स सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या है, कौन कौन से नया मेंबर अब इसमें क्या क्या ज्वाइन हुआ है। तो जो ब्रिक्स की अगर हम लोग यहाँ बात करें तो सबसे पहले जो अगर ब्रिक्स देखें तो ब्रिक्स में जो अभी एक्सपेंड किया गया, जो मेंबरशिप जो एक्सपेंड किया गया, तो वहाँ देखें कौन कौन सा मेंबर को, इजिप्ट को,
ईरान को, यूएई को, सऊदी अरेबिया को, इथियोपिया को, ये 5 मेंबर को क्या किया गया, पहले से 5 मेंबर था, अभी 10 मेंबर हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये नहीं जानते हैं कि ब्रिक्स में कितना मेंबर्स को ऐड किया गया है। ब्रिक्स में, बीमस्टेक में, तो ये बहुत सारे जो एशियान का मेंबर हो गया, तो इसमें मेंबर्स आपको ऐड होते रहते हैं। तो ये नहीं कि आपने जो 1 साल 2 साल पहले पढ़ा है उतने ही मेंबर्स हो, ये हर एक साल मेंबर्स को ऐड होते हैं, क्योंकि ऑब्जर्वेशन लिस्ट में, जैसे इसमें भी बहुत सारे मेंबर अभी ऑब्जर्वर लिस्ट में, फिर वो ऑब्जर्वर लिस्ट क्या होता है, 1-2 साल के अंदर वो परमानेंट मेंबर्स बन जाते हैं। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो ईरान है, मतलब मेनली आपको एशियन कंट्री का यूएई, सऊदी अरेबिया, ईरान हो गया, फिर इधर जो अफ्रीकन कंट्री इजिप्ट हो गया, इथियोपिया, इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो ब्रिक्स उन्होंने मतलब 1 जनवरी 2024 के बाद इनको परमानेंट मेंबर बना दिया गया था। तो ब्रिक्स से अगर बात करें तो ब्रिक्स का मतलब जो एक्रोनिम है, जो जिससे ब्रिक्स आपको बना हुआ है, तो उसका एक्रोनिम की अगर बात करें तो वो ब्राजील है, बी से, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। तो ये 5 कंट्री सब लोग जानते हैं। लीडरशिप समिट है जो एनुअली आपको कराया जाता है, 15th अगर देखें तो वो जोहान्सबर्ग मेनली साउथ अफ्रीका में हुआ था, ये आप लोग जानते हैं, साउथ अफ्रीका में हुआ था। फिर रसिया अभी क्या करेगा, 16 ब्रिक्स समिट आपको होस्ट करेगा, कौन सा शहर में, वो शहर भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना, जो कि मेनली आपको अगर बीपीएससी में ने पूछा, मतलब स्टेट पीसीएस में पूछा जाता है, अगर यूपीएससी में नहीं पूछा जा रहा, तो इस तरह से आपको पूछा जा सकता है। तो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, इस तरह से आपको वहां पर मीटिंग किया जाएगा। फिर अगर यहाँ पर देखें तो ब्रिक्स से रिलेटेड एक बैंक भी बनाया गया, जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बोला जाता है या ब्रिक्स बैंक भी बोला जाता है। अगर इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पता है आपको, ये हेडक्वार्टर आपको यहाँ पर ध्यान रखना, इसका हेडक्वार्टर मेनली संघाई रीजन में है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। फिर जो सिग्निफिकेंस क्या है आपको ब्रिक्स का, तो अगर जैसे सिग्निफिकेंस की बात करें यहाँ पर, तो जैसे ये पूछा जाता है, बहुत सारे जो ऑप्शन में आपको बनाया जाएगा, कितने पॉपुलेशन इसमें मेंबर, तो 45% वर्ल्ड पॉपुलेशन है इसमें जो रिप्रेजेंट करते हैं, 28% आपको ग्लोबल इकोनॉमी है, और 44% ग्लोबल क्रूड ऑयल प्रोडक्शन का कंट्रीब्यूशन। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना, इतना ही ब्रिक्स में इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट हमारा जो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, फोरकास्टिंग बेटर इंडिया कम रेन और साइन। मतलब जिस तरह से आजकल जो क्लाइमेट चेंज का जो इशू हो रहा है, जो रेन का जो आप पैटर्न देख रहे हैं, जो इराटिक रेनफॉल की बात करें तो कहीं क्या हो रहा है कि रेनफॉल आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है, इंटेंसिटी जो रेनफॉल का वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, कहीं रेनफॉल का इंटेंसिटी बहुत कम हो रहा है। तो ये इराटिक जो रेनफॉल है, ये इसके कारण जो पीछे है, तो इसके क्या करना पड़ेगा, हमें उस तरह से टेक्नोलॉजी डेवलप करना पड़ेगा जो रेजिलियंट टेक्नोलॉजी है। इसके कारण क्या होगा, हम लोग इस जो ड्राउट का कंडीशन आता है, या बोल सकते हैं कि अब इंटेंस रेनफॉल का कंडीशन हो जाता है, फ्लड का कंडीशन हो जाता है। जैसे आज देखें बेंगलुरु में, तो बेंगलुरु में देखिए इतना मतलब कि मेट्रो सिटी होने के बावजूद वहाँ पर फ्लड का सिचुएशन अभी तक नहीं रोका गया। तो वो मतलब एक रेजिलियंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस तरह से डेवलप करना, किस तरह से मतलब इस तरह को डील करना, जो इरेटिक रेनफॉल है या मतलब जो ड्राउट का कंडीशन है, उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। तो अगर यहाँ पर देखें तो बोला जाता है इंडिया अभी सबसे वर्स्ट मतलब कंडीशन में इस तरह से आ रहा है कि इम्पैक्ट यहाँ पर सबसे ज़्यादा हो रहा है क्लाइमेट चेंज में, जो डिजास्टर के कारण। तो यहाँ पर जो बताया जाता है कि जो 40% डिस्ट्रिक्ट है आपको इंडिया में, वो मतलब क्लाइमेट हैजार्ड से आपको क्या कर रही है, मतलब इफेक्ट हो रही है। तो जो फ्लड प्रोन एरिया आपको सबसे ज़्यादा है, जैसे अभी बिहार की बात करें तो वो एरिया में जानते हैं फ्लड हर एक साल आता है आपको, कोसी नदी का जो बहाव से, वहाँ पर इस तरह के मतलब चैनलाइज नहीं किया जा रहा है, जो फ्लड्स का पानी होता है या बारिश का पानी होता है, ये बहुत बड़ा रीजन निकल कर आपको आता है। फिर अगर एक्सट्रीम वेदर की हम लोग यहाँ बात करें तो जानते हैं क्लाइमेट चेंज एक्सट्रीम वेदर्स हो रहा है, तो इतना पॉपुलेशन आपको 2/3 ऑफ पॉपुलेशन एक्सपोज्ड है फ्लड रिस्क से, चाहे वो मतलब मेजर सिटी के पॉपुलेशन हो या मतलब रूरल एरिया के पॉपुलेशन हो। तो साइक्लोन भी जानते हैं आजकल बहुत ज़्यादा साइक्लोन भी आ रहा है, क्योंकि जो सी वाटर है वो बहुत तेज़ी से वार्म हो रहा है, चाहे वो मतलब बे ऑफ बंगाल रीजन की बात करें, एवियन सी की बात करें, तो वहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा तेज़ी से वार्म हो रहा है। तो वार्म होने के कारण क्या हो रहा है कि रेन का पैटर्न भी गड़बड़ा रहा है, और साइक्लोनिक जो रेन होता है, जो साइक्लोन होता है, वो भी बहुत तेज़ी से आपको इंक्रीज हो रहा है। तो अभी बताया गया जो इंडिया ने इन्वेस्ट किया इनहैंसिंग वेदर फोरकास्टिंग में, बेटर टेक्नोलॉजी लाना चाहिए, फोरफ्रंट में सेफ्टी नेट देना चाहिए। इससे कारण क्या होगा, एक्सट्रीम जो वेदर रिस्क है उसको क्या कर सकते हैं, हम टैकल कर सकते हैं। जैसे एक मिशन मौसम एक निकल कर एक आया था, तो ये आपको ध्यान रखना, मिशन मौसम, ये मतलब अभी मतलब एक बना है मिशन, ये सितंबर 2024 में। तो ये इसमें फोकस किया जा रहा है किस पर, इंक्रीजिंग इंडिया वेदर ऑब्जर्वेशन नेटवर्क, इंप्रूविंग वेदर फोरकास्टिंग मॉडल्स और इन्वेस्टिगेशन वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक। इस तरह से टेक्निक्स को, वेदर फोरकास्टिंग टेक्निक्स को क्या करा, बढ़ाया जा रहा है, किस तरह से इनिशिएटिव्स आपको बढ़ाया जाएगा, अवेयरनेस फैलाया जाएगा, कहाँ कहाँ जो जितने डॉपलर्स हैं, जो वेदर के जो सिस्टम्स है, सैटेलाइट्स है, उसको इम्प्लांट किया जाएगा, जिसके कारण क्या हो कि जल्दी से जल्दी आपको अवेयरनेस पहुँचे, मतलब जो अलर्ट होता है, अलर्ट सिस्टम बहुत तेज़ी से डेवलप हो। तो ये आपको मेनली जो इंप्लीमेंट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, और जो बहुत सारे मतलब डिपार्टमेंट के अंदर भी इंप्लीमेंट, जैसे आईएमडी भी इस पे काम कर रही है, जो सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर नेटवर्क है, चाहे वो अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी हो, वो भी इस पर क्या कर रही है, आपको काम कर रही है।
तो यहाँ पे यही बताया गया कि इसे मत अच्छे से तरीके से आपको यूज करना चाहिए, कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना चाहिए, वाइड एरियाज मतलब जो डेवलपिंग है उस एरिया में आपको लगाना चाहिए, चाहे वो एनर्जी हो, एग्रीकल्चर हो, वाटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलना चाहिए। तो ये मिशन मौसम का आपको फोकस है। फिर अगर जो गैप्स देखें, इसमें गैप्स क्या निकल कर आ रहा है, जो मतलब लूप होल्स निकल कर आ रहा है, तो यहाँ पर लूप होल्स के बारे में इन्होंने बात किया। फर्स्ट में बताया कि जो इंस्टॉलिंग वेदर ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म है, जैसे वेस्टर्न कोस्ट पर है या अर्बन सेंटर्स पे, तो वहाँ बहुत ज़्यादा जैसे कि अगर हम यहाँ पर एक्सट्रीम वेदर रेनफॉल इवेंट्स जो अभी मतलब मेनली आपको कहाँ पर हो रहा है, बेंगलोर रीजन में ज़्यादा हो रहा है, वो मतलब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण। तो यहाँ पर आपको बहुत जगह क्या हुआ, ये जो डॉपलर होता है, ये डॉपलर जो वेदर रेडार्स, ये नहीं लगाया गया। तो इसे आपको सब जगह लगाना चाहिए। इसका क्या कारण क्या हो कि मतलब कि एक दिन 2 दिन पहले आप जैसे डॉपलर्स लगा, उससे 1-2 घंटा पहले आपको न्यूज़ आ रहा है, तो उतने देर में आप शहर भी खाली नहीं करवा सकते, किसी तरह का मेजर्स भी नहीं ले सकते। तो ये मेजर्स लेने के लिए आपको क्या हो रहा है, डॉपलर जो वेदर रेडार्स है उसको लगाना चाहिए। उसके कारण क्या हो कि मतलब जो मेजरमेंट है, जो मतलब मेजर्स है, वो पहले लिया जा सके। जैसे बेंगलुरु हो गया, जोधपुर हो गया, सब क्या अफेक्टेड एरिया, यहाँ पर आपको इस तरह से डॉपलर्स लगाना चाहिए। तो ये अब सेकेंड उन्होंने बोला कि जो वेदर डाटा है उसे ओपनली अवेलेबल करना चाहिए, क्योंकि जो बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं या बहुत सारे रिसर्चर्स होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, वे अगर आप पूरा डाटा को मतलब पब्लिश करते हैं, किस तरह से क्या मौसम काम कर रहा है, क्या डॉपलर्स काम कर रहा है, क्या इंडिया का जो इरेटिक पैटर्न है वेदर का, रेनफॉल का, क्योंकि क्लाइमेट वेदर क्या होता है, एक बहुत ही मतलब उसे आप समझ नहीं सकते, मतलब इतना ज़्यादा उसमें वेरिएशंस होता है कि अच्छा साइंटिस्ट उसे मतलब आपको समझ नहीं पाता। तो ये आपको मतलब एक तरह से फुल डाटा आपको क्या करना चाहिए, ओपनली अवेलेबल करना चाहिए प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे स्कॉलर्स, कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स है, वो इस तरह से एक मतलब एक ग्रुप बना के एक मतलब एक कुछ तरह का अपना जो लोकल्स जो चीज़ होता है उसे डेवलप कर सके हो। तो ये आपको बताया गया उसमें। जब ओपन एक्सेस आप दीजिएगा वेदर डाटा का, तो ये एनालाइज करेगा ट्रेंड्स का, अंडरस्टैंड करेगा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को। अब बहुत सारे जो लोकलाइज्ड आपको क्रिएशंस होता है वार्निंग टूल्स का, उसको बनाया जा सकता है। क्योंकि अगर यूएस की बात करें या यूनाइटेड किंगडम्स की बात करें, तो वहाँ पे इस तरह से डाटा को क्या पब्लिकली फैलाया दिया जाता है। हर एक कॉलेज में, हर एक मतलब जो जितने गवर्नमेंट्स स्कूल्स होते हैं या जितने तरह के स्कॉलर्स या प्राइवेट फंडिंग जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उसमें भी ये बताया जाता है। इंडिया में इस तरह से डाटा को आपको नहीं बताया जाता, लेकिन बताया जाता है कि मतलब इस डाटा को एमडी द्वारा तो पब्लिश किया जाता है, लेकिन वो उतना ही डाटा को पब्लिश किया जितना आप समझ सकते हैं कि हाँ इससे आप वो अलर्ट रहना, लेकिन वो पूरे डाटा को पब्लिश नहीं करती है। तो ये आपको वॉल्यूम को जो डाटा उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो ये इनका मतलब आपको सेकेंड मतलब पॉइंट था। फिर अगर नेक्स्ट हम लोग देख ले, जो थर्ड पॉइंट इन्होंने बोला कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है वो आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जो एमडी ने कम्युनिकेट कर दिया, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर जो लोकल पॉपुलेशन है, जो ग्रास रूट पर, वहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, इस अवेयरनेस को नहीं फैला पा रहे, उन तक आप इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचा पा रहे। तो वो इन्फॉर्मेशन आपको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे मतलब कम्युनिकेशन जो टूल्स है उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो ये मल्टीपल चैनल्स को, जैसे टीवी पर चैनल्स पर वीडियो के फॉर्म में, ऑडियो के फॉर्म, इस तरह से आपको बढ़ाना पड़ेगा। वार्निंग्स जो होता है, वार्निंग्स का जो गाइडलाइंस होता है, उसे आपको इंटरप्रेट कैसे किया जाता है, कैसे उसे समझा जाता है, ये आपको वहाँ समझाना पड़ेगा। जो ये तो मिशन मौसम का जो फोकस है, जो मिशन मौसम है उसका फोकस आपको मतलब अंडरस्टैंड एंड एक्ट वार्निंग थ्रू इन्फॉर्मेटिव वीडियो मीडिया, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो ये इनका मतलब यहाँ पर कहना था, जिसमें मतलब कि यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और बहुत सारे जो मल्टीपल स्टेक होल्डर्स है उनको मिलकर यहाँ पर आपको काम करना चाहिए। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो एक अच्छा मतलब कि इनिशिएटिव है मिशन मौसम, इसे किस तरह से आप ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो अब यहाँ पर बताया गया। तो ये आप मेंस का एक टॉपिक है, मिशन मौसम आप प्रीलिम से पूछा जा सकता है कौन कौन से मतलब किस मिनिस्ट्री के अंदर है, लेकिन जो मेंस का टॉपिक में आप इसे लिख सकते हैं, मेनली डिजास्टर मैनेजमेंट के टॉपिक में। फिर अगर नेक्स्ट देख लो, जो चाइल्ड बेथरोल्स अप्लाई, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाइल्ड बेट्रोथल्स आर अप्लाई टू इसके पनिशमेंट सुप्रीम कोर्ट। आप जानते हैं कि जो इंडिया में जो रूल बना हुआ है चाइल्ड मैरिज को लेकर, तो वो जो पॉक्से के अंदर या किसी तरह का चाइल्ड मैरिज जो मतलब उसे प्रोविजन मतलब प्रोहिबिट किया गया, चाइल्ड मैरिज आप मतलब यहाँ पर इंडिया में अलाउ नहीं किया जाता। लेकिन जो ये बेट्रोथल्स जो मतलब एक टर्म है चाइल्ड बेट्रोथल, इसमें क्या होता है कि क्लेवरली मतलब कि जो चालाकीपूर्ण क्या किया जाता है इसमें कि बचपन में भी शादी करा दिया। वो शादी मतलब बचपन में इस तरह से नहीं कराया जाता है कि जो बचपन में शादी करा रहे वो साथ ही रह रहे। बचपन में मतलब एक तरह से बोल दिया जाता है कि हाँ मतलब जो लड़का लड़की का ये शादी होगा और ये जब ये सियान होंगे तब इनका शादी फिक्स मतलब किया जाएगा, उसमें फिक्स कर देते हैं, शादी करते हैं। तो इससे मतलब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने मतलब जो बोला है कि इसको भी जो चाइल्ड बेट्रोथल थे इसको भी पनिशमेंट लाना चाहिए, किसके अंदर, मैरिज एक्ट के अंदर, जो वायलेट करता है आपको फ्रीडम ऑफ चॉइस, ऑटोनॉमी या चाइल्डहुड। क्योंकि क्या होता है जैसे आप लड़का का फिक्स कर दिए तो वो मतलब जो फ्रीडम ऑफ चॉइस होता है, फ्रीडम ऑफ चॉइस आप मतलब उसका बंद कर दिए, चाहे वो लड़की का आप शादी फिक्स कर दिए तो फ्रीडम ऑफ चॉइस बंद कर दिए। तो ये भी मतलब इसे आपको इसके अंदर लाना चाहिए। तो ये जो पार्लियामेंट को इसने मतलब कि बोला है, जो अर्ज किया है कोर्ट ने, कि बोला है कि आपको इस तरह से मैरिज को जो फिक्स किया था माइनर में, तो ये आपको केयर और प्रोटेक्शन जुवेनाइल जस्टिस के अंडर एक्ट आपको लाना पड़ेगा। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो जैसे अंडर द प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, गर्ल्स बिलो द 18 एज और बॉयज बिलो 20 अंडर 21, ये आपको मतलब चिल्ड्रन ही कहे जाएंगे। इसके नीचे आप शादी करिएगा तो वो चाइल्ड मैरिज के एक्ट के थ्रू आज आपको
आता है और उसे प्रोहिबिट किया जाता है इंडिया में। तो ये क्रिमिनल ऑफेंस आपको बताया जा रहा है और ये एक सोशल इविल भी है। तो इस तरह से मतलब यहाँ पर आपको तो बहुत सारे जो मतलब पेटिशंस फाइल किया था एनजीओज़ द्वारा, मतलब बहुत सारे वॉलंटरी एक्शंस, वॉलंटरी मतलब ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जजमेंट दिया। फिर अगर यहाँ पर देखें जैसे मॉडर्न लॉ, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन सेक्सुअल ऑफेंस पॉस्को हो गया, इसके अंदर इसको लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशन ऑफ चाइल्ड मैन डायरेक्टली देन अदर इंस्टीट्यूशन स्टिपुलेट फॉर द सेक्सुअल एब्यूज ऑफ चाइल्ड ब्राइट्स बाय डिजाइन। तो मतलब ये मेनली जो सेक्सुअल एब्यूज है इसको बढ़ावा देता है अगर इस तरह से आपको चाइल्ड बेट्रोथल्स का काम करते हैं तो एज अप्रोप्रिएट कल्चर आपको यहाँ सेंसिटिविटी, सेक्सुअल एजुकेशन जो सेक्स एजुकेशन या एडल्ट एजुकेशन उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो ये आपको निकल कर यहाँ पर आ रहा है। फिर जो बताया जा रहा है कि मतलब जो ओपन डेफिकेशन हो गया, फ्री विलेज हो गया, इस तरह से आपको कम्युनिटी को क्या करना, अवेयर करना पड़ेगा। फिर अगर जैसे यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड डेवलपमेंट जो ऑफिसर होते हैं या चाइल्ड मैरिज जो मतलब उनको ऑनलाइन एक तरह से रिपोर्टिंग पैनल बनाना पड़ेगा जहाँ पर वो रिपोर्ट कर सके इस तरह से जो जितने भी क्राइम्स होते हैं। फिर जो कंपनसेशन आपको स्किल्स स्कीम देना चाहिए गर्ल्स को जो मतलब चाइल्ड मैरिज से ऑप्ट आउट करती है, मतलब उससे बाहर निकलती है उसको, तो ये क्या अवेयरनेस फैलेगा। फिर जो एनुअल बजट लाना चाहिए, जैसे जेंडर बजटिंग आप लाते हैं तो जेंडर बजट लाना चाहिए कि चाइल्ड मैरिज के को बढ़ाना मतलब खत्म करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। और फिर ये सपोर्ट करना चाहिए जो अफेक्टेड, जो इससे इंडिविजुअल जो अफेक्टेड है उसको सपोर्ट करने, इस तरह से मतलब आपको ये काम करना चाहिए। तो इन्होंने मतलब चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये बात आपको कही है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये सोसाइटी का टॉपिक था मेनली, आप सोशल इशू में इस तरह के पॉइंट को लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपको प्राइम मिनिस्टर सेड टू लॉन्च नेशनल लर्निंग वीक टुडे। तो नेशनल लर्निंग वीक टुडे क्या हो गया, जो कर्मयोगी सप्ताह है, मतलब सप्ताह क्या हो गया, एक सप्ताह जो वीक को जो हम सप्ताह बोलते हैं, तो उसमें कर्मयोगी सप्ताह को मनाया जाएगा, नेशनल लर्निंग वीक। तो इसमें क्या किया जाएगा, यहाँ पर आपको इम्पेटस मतलब जो इंडिविजुअल्स को उनको मतलब मेनली ट्रेंड किया जाएगा, जितने भी जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनको यहाँ पर ट्रेंड किया जाएगा, कैपेसिटी मतलब जो ग्रास रूट लेवल पर क्या काम करना चाहिए, मतलब एक ट्रेनिंग आपको फोकस किया जाता है कर्मयोगी में। तो कर्मयोगी आपको 2020 में लॉन्च हुआ था, हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा ही लॉन्च किया गया था। तो इसमें आपको जो फ्यूचर रेडी जो नए सिविल सर्वेंट होते हैं उनको यहाँ पर आपको मेनली जो ग्लोबल जो पर्सपेक्टिव है उनके बारे में बताया जाता है, क्या मतलब कि आपको जो इंडियन एथॉस है जो आप ग्रास रूट पर क्या काम कर सकते हैं उसके बारे में अवेयर किया जाता है। तो ये मतलब गवर्नमेंट का अपना एक प्रोग्राम होता है, लाइफ लॉन्ग मतलब लर्निंग इसमें बताया जाता है कि आप मतलब उससे जुड़िए, लाइफ लॉन्ग लर्निंग कीजिए। तो ये मतलब कम से कम बताया जा रहा है कि कर्मयोगी विल कमिट टू अचीव एटलीस्ट 4 आवर्स ऑफ कॉम्पिटेंसी लिंक लर्निंग। तो ये आपको कम से कम 4 घंटा आपको ये लर्निंग आपको करना पड़ेगा। तो ये बहुत सारे बहुत सारे वेबिनार्स भी कराया जाता है, मतलब जिससे सिटीजन सेंट्रिक डिलीवरी एक्शंस आपको बताया जाता है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना कर्मयोगी सप्ताह। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आपको नॉन काइनेटिक वारफेयर। तो नॉन काइनेटिक वारफेयर की अगर हम बात करें तो ये एक न्यूज़ में आया है। तो नॉन काइनेटिक वारफेयर क्या होता है, जैसे अभी के समय आपने देखा लेबनान में क्या हुआ था कि मोबाइल के अंदर ही मतलब ब्लास्ट हो गया था, किसके मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या सिस्टम लगाया गया था वो ब्लास्ट हो गया था। ये नॉन काइनेटिक वारफेयर मतलब डायरेक्ट आप मतलब आपको मतलब आर्मी बॉर्डर से ये घुस कर डायरेक्ट नहीं आ रहा, वहाँ से बम बारूद या किसी तरह का मिसाइल्स आपको फेंक कर वो मार रहा है, मिसाइल्स आपको ब्लास्ट कर रहा है, उस तरह का वारफेयर को काइनेटिक वारफेयर बोला जाता है। काइनेटिक मींस क्या हो गया, मतलब जिसमें आप एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, जो दिख रहा है एनर्जी। नॉन काइनेटिक क्या हो गया, किसी तरह का जैसे आजकल साइकोलॉजिकल वारफेयर होता है या जो साइबर क्राइम की बात करें तो वो नॉन काइनेटिक हो, जैसे यहाँ पर दिखा भी गया। तो डिफिनेशन आपको ध्यान रखना, नॉन काइनेटिक वारफेयर क्या होता है, ये इवॉल्विंग कंसेप्ट है। तो ये जो यूजुअल मिलिट्री टैक्टिक्स होता था उसको मतलब उसमें क्या, उसमें इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर को हम लोग बढ़ा दिए, जैसे साइबर इन्फॉर्मेशन वार हो गया, साइकोलॉजिकल वार हो गया, जिससे देखते हैं आजकल गलत इन्फॉर्मेशन से कहीं आप दंगा करवा देते, वो क्या होगा, नॉन काइनेटिक वारफेयर हो गया। साइकोलॉजिकल इकोनॉमिक हो गया, जैसे आपकी पेजर ब्लास्ट जो लेबनान में हुआ, तो इस पर ये आपको निकल कर आया है। तो जो हमारे जो मतलब जो मिनिस्टर्स है राहुल गांधी, उन्होंने ये चीज़ बोला है कि मतलब एक आवाज़ उठाया पार्लियामेंट में, उन्होंने बोला कि इससे गवर्नमेंट को यहाँ पर देखना चाहिए कि हमारे मतलब सोल्जर्स वो इक्विप्ड है कि नहीं, कि मतलब नॉन काइनेटिक वारफेयर से लड़ने के लिए। तो जैसे कि जो काइनेटिक वारफेयर होता है उसमें टेक्नोलॉजी जो हम लोग ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते हैं, लेकिन आज के समय बताया गया है कि जो नॉन टेक्नोलॉजिकल वारफेयर होता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है टेक्नोलॉजिकल वारफेयर से, क्योंकि बिना मतलब आप मेहनत किए हुए, बिना मतलब वार डिक्लेयर किए हुए आप किसी कंट्री को तबाह कर दे रहे हैं। वहाँ के मतलब साइकोलॉजिकल वारफेयर करा के, या जैसे बायोलॉजिकल वारफेयर, वो भी एक तरह से नॉन काइनेटिक वारफेयर है कि वहाँ पर किसी तरह का वायरस फैला दे रहे, किसी तरह का बायोलॉजिकल वेपन आप वहाँ पर मतलब कि ब्लास्ट करवा दे रहे, तो ये भी क्या एक तरह से नॉन काइनेटिक वारफेयर हो गया। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना, डिफिनीशन काइनेटिक क्या होता है, नॉन काइनेटिक क्या होता है। फिर जो नेक्स्ट देखिए एक्सपोर्टेड लोकस्ट, जो लोकस्ट आपको एक्सपोर्ट किया गया कहाँ पर, इडुक्की में, केरला में। तो ये जो लोकस्ट आपको अडॉप्ट किया गया, ये लोकस्ट कौन होता है, ये ग्रास होपर, ग्रीन ग्रास होपर को लोकस्ट कहते हैं। ये क्या, जितना भी जो फसल है उसको बर्बाद कर दे, चाहे वो बनाना हो या मतलब जो
कोकोनट ट्रीज़ हो, कार्डामम हो, पीपल हो, तो ये जितने भी लार्ज एवरग्रीन ट्री हो तो उसको ये बर्बाद कर देता है। तो ये मतलब मेनली जो क्लाइमेट चेंज के कारण ये ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है हिली डिस्ट्रिक्ट में। शुरू में ये 2 साल पहले भी न्यूज़ था, उस समय तो और ज़्यादा ये तबाही आपको मचा रही थी। फिर अभी ये ज़्यादा तबाही आपको हो रहा है। इसका जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत तेज़ी से आपको होता है, इसलिए मतलब रिप्रोडक्शन भी होता है। तो ये बहुत तेज़ी से क्या करता है, आपको जो फसल्स को मतलब जो फूड प्रोडक्शन है या किसी तरह क्रॉप्स को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये ग्रास हॉपर होता है लार्ज नंबर इनगल्फिंग देयर फार्म्स। तो जैसे कि बहुत सारे क्रिएचर्स भी रहते हैं, जैसे कि आपको पैराकिट, स्नेल्स, ये तो सफ़र फार्म इससे करते हैं, लेकिन इसके कारण क्या हो रहा है, सफरिंग आपको ज़्यादा हो रहा है। वाइल्ड एनिमल से भी सफरिंग होता है। तो ये लोकस्ट आपको ग्रास हॉपर का ही मतलब फैमिली का होता है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो मैनेजमेंट के लिए बताया गया कि फार्मर्स अपने प्लाव कर सकते हैं, जो एग मतलब जो ये लोग एग रिप्रोड्यूस करते हैं, उस एग को क्या करते हैं, प्लाव करके उसे निकाल के आपको मतलब बाहर फैला सकते हैं। तो ये क्या होगा, फिर वो खत्म हो जाएगा। या मतलब कि जो फार्मर्स क्या करता है, नीम ऑयल मतलब कि 5 से 10 ml पर लीटर आपको वहाँ पर क्या करता है, स्प्रेड कर सकता है। तो उससे अगर नहीं हो रहा तो एक्सट्रीम मेजर में क्या कर सकता है, जब वो ठीक नहीं हो रहा है तो लास्ट रिजॉर्ट क्या है कि मतलब क्या इंसेक्टिसाइड जैसे लम्बडा साइना हेलोथिन, इसे आप क्या कर सकते हैं, मतलब कि प्लांट पर छींट सकते हैं या मतलब खेत में छींट सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो ये मतलब क्यों हो रहा है, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज का ही मतलब ये रीज़न है। जब से जैसे कुछ चीज़ ने डिस्कवर हो रहा तो मेनली वो क्लाइमेट चेंज का ही बात उसमें किया जाता है। तो ये आप कहीं भी पॉइंट लगा सकते हैं, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, एक्सेस टेम्परेचर, इरेटिक रेनफॉल, ड्राउट, ये सब आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट देख लो जो मूसी प्रोजेक्ट। तो मूसी प्रोजेक्ट में अभी मतलब बीआरएस जो वहाँ पार्टी है उसने अपोज किया है तो तेलंगाना में। तो ये जो मूसी प्रोजेक्ट है ये आपको किस नदी पर, वो हम लोग देखेंगे। जो बहुत सारे पीपुल का वहाँ पे इविक्शन हो रहा है, क्योंकि प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो वहाँ के जितने ट्राइबल्स रहे, लोकल्स रहे, उनको क्या हो रहा है, वहाँ पर आप हटा रहे हैं। तो ये मतलब उसके कारण ये न्यूज़ में। तो मूसी प्रोजेक्ट क्या याद देख लेते हैं। तो मूसी प्रोजेक्ट एक डैम है और इरीगेशन प्रोजेक्ट है जो मूसी रिवर पर नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में यह बनाया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन आपको 1954 में शुरू हुआ था, कंप्लीट हुआ था 1963 में। तो ये रिवर जो फ्लो करता है आपको, मूसी रिवर कौन है, क्या है मूसी रिवर, तो ये मूसी रिवर फ्लो करता है साउदर्न इंडियन स्टेट ऑफ तेलंगाना से। ये ध्यान रखना, ये किसका ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी इंपॉर्टेंट है, कृष्णा रिवर का ट्रिब्यूटरी है। कृष्णा रिवर कहाँ से ओरिजिन होता है ये भी आपको ध्यान रखना। डेक्कन प्लेटू, तो जानते हैं कि कृष्णा रिवर का मेनली ओरिजिन महाराष्ट्र से होता है, महाकालेश्वर या महाबलेश्वर रीजन से, त्रिम्बकेश्वर यहाँ पर कुछ रीजन है, वहाँ से आपको क्या होता है, ओरिजिन होता है। तो उसका ट्रिब्यूटरी कौन है, मूसी रिवर। तो इसे मूसी रिवर को मुचुकुंडा रिवर भी बोला जाता है। हैदराबाद जो आपको स्टेट है वो क्या है, मूसी रिवर के मतलब मूसी रिवर पर ही स्टैंड है, मूसी रिवर पर के किनारे बसा हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना। तो ये जो कोर्स इसका देखें तो अनंतगिरी से निकलता है आपको मतलब 90 डिस्ट्रिक्ट तक हैदराबाद तक पहुंचता है। तो ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं। कृष्णा रिवर को कहाँ, वजीराबाद में नालंदा डिस्ट्रिक्ट में आपको ज्वाइन करता है। तो ये देखना जो इस पर डैम्स बनाया गया, हिनायत सागर, ओमसान रिवर, ये भी आपको डैम्स कंस्ट्रक्ट किया गया मूसी रिवर पर। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। मेनली आपको हैदराबाद उस समय आपको बहुत सारे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स बनाया गया था, ब्रिज बनाया गया था। ये मूसी रिवर के बारे में। नेक्स्ट है आपको जो हेबियस कॉर्पस के बारे में। तो अगर हेबियस कॉर्पस की हम लोग यहाँ पर बात करें तो जो हेबियस कॉर्पस अभी जानते हैं, जो ईसा फाउंडेशन के जो हमारे सदगुरु हैं उन पर मतलब उन पर एकाएक क्या हुआ था कि जो वहाँ पर 2 लेडीज़ है उनको बताया गया था मतलब कि उनको वो क्या करे, कैप्टिव मतलब एक तरह से रख लिए हैं और वहाँ से वो मतलब नहीं निकल पा रही है। तो वे सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, मतलब वो अपने मन से वहाँ गई है और वो मतलब एक फ्रीडम है उनका, अपना जो चॉइस है वो अपना वहाँ करे, उसे कोई दिक्कत नहीं। तो ये हेबियस कॉर्पस न्यूज़ निकल कर आया, ये पॉलिटी का पार्ट है। आप सब जानते हैं कि हेबियस कॉर्पस क्या होता है। तो जो हेबियस कॉर्पस की हम लोग बात करते हैं तो हेबियस कॉर्पस का क्या होता है, आर्टिकल अगर 32 की बात करें इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात की जाती है और ये आर्टिकल 226 होता है। ये होता है हाई कोर्ट के लिए, ये होता है आपको सुप्रीम कोर्ट के लिए। ये सुप्रीम कोर्ट के लिए होता है, ये आपको हाई कोर्ट के लिए होता है। इसका जो एंगल होता है जो वो वाइडर होता है, मतलब यहाँ पर आपको लीगल लॉ के लिए भी आप जा सकते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग लीगल लॉ की बात करें तो ये आपको लीगल लॉ के लिए भी जा सकते, लीगल आपका लॉ वायलेट हो रहा है, और ये फंडामेंटल राइट्स के लिए आप जा सकते हैं अगर वायलेट हो रहा है। इसमें सिर्फ आप फंडामेंटल राइट्स के लिए जा सकते हैं। तो ये मेनली आपको पूरा ऑल ओवर इंडिया में होता है, लेकिन इनका जो मतलब जो जुरिडिक्शन होता है ये उनका स्टेट में भी स्टेट में ही सिर्फ होता है। तो ये आपको जुरिडिक्शन जो लिमिट होता है वो आपको हाई कोर्ट का कम होता है, लेकिन जो इंटरप्रिटेशन होता है, जो मतलब लॉ का जो पावर होता है वो आपको हाई कोर्ट का ज़्यादा होता है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो हेबियस कॉर्पस का क्या मीनिंग होता है, हेबियस कॉर्पस इज अ रिट इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू प्रोड्यूस अ डिटेन्ड पर्सन बिफोर द कोर्ट व्हेन देयर डिटेंशन इज इलीगल इज एलेज टू बी लीगल। जैसे कि आप मतलब जाके कोर्ट में फाइल कर रहे हैं किसी की, जैसे कि आपका कोई संबंधी है, उसको किसी ने क्या किया है मतलब कि गिरफ्तार कर लिया है, जैसे कोई पुलिस ही द्वारा या कोई प्राइवेट बॉडी ने उसे क्या किया है, गिरफ्तार कर लिया, किडनैप कर लिया। तो हाई कोर्ट क्या करेगी, उस बॉडी को मैसेज भेजेगी मतलब कि आपको यहाँ पर बॉडी को प्रोड्यूस करना, मतलब बॉडी को आपको यहाँ पर
मतलब मेरे सामने लेकर आना है। तो ये मतलब हाई कोर्ट द्वारा किया, मतलब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है। तो ये उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर देखते हैं, हाई कोर्ट देखती है कि वो इलीगली डिटेंशन हुआ कि लीगली हुआ। तो ये कोर्ट का एग्जामिनेशन होता है। फिर जैसे कि हेबियस कॉर्पस वन ऑफ द 5 रिट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जानते हैं और कौन कौन सा रिट्स है आपको। हेबियस कॉर्पस एक हो गया, हेबियस कॉर्पस जो हो गया। फिर और कौन सा है, जैसे एक आप रिट में देखें प्रोहिबिशन भी है, सरसोरारी है, फिर क्यू वारंटो है। तो ये 4-5 आपको रिट्स है। और एक कौन सा रिट्स है आपको, क्यू वारंटो, सरसोरारी है, और एक अगर आप देखें तो हेबियस कॉर्पस है, क्यू वारंटो है, सरसोरारी है, और एक इसी तरह से मतलब 4-5 आपको यहाँ पर। तो हेबियस कॉर्पस में ये बताएगा, तो बाकी सब आपने पढ़ा भी होगा। तो ये आपको यहाँ पर दिया गया है। फिर अगर नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर एक मैंडेमस है। हाँ, आप याद है कि मैंडेमस है, ये आपको ध्यान रखना। तो ये डिफरेंट है। तो हेबियस में इसका लिटरली मीनिंग ही होता है लैटिन टर्म हैव द बॉडी ऑफ। तो बॉडी आपको वहाँ पर कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना है। फिर जो एयर पॉल्यूशंस की हम लोग बात करें यहाँ पर, तो अभी एयर पॉल्यूशंस बताया गया। जो दिल्ली में भी एयर पॉल्यूशंस है, जानते हैं कि दुर्गा पूजा के समय में और ये जो छठ दिवाली के बीच में क्या होता है कि पराली का भी एक इशू हो जाता है। पराली भी जलाना जो जलता है आपको पंजाब हरियाणा रीजन में, जो जो दिल्ली के एडजॉइनिंग एरियाज है वहाँ पर। और जो डिफरेंट जो व्हीकुलर जो पॉल्यूशन है, इमिशन है, उसके कारण भी। और जो जानते हैं कि लैंडलॉक एरिया है दिल्ली में, उस समय बारिश नहीं होता, विंड का जो स्पीड होता है वो कम हो जाता है, टेम्परेचर का इन्वर्जन होता है, टेम्परेचर गिर जाता है। तो क्या होता है, एक तरह से हवा ही लॉक हो जाता है। मतलब अब जैसे क्या होता है समुद्र के किनारे, क्या होता है कि लैंड ब्रिज या सी ब्रिज के कारण क्या होता है कि पॉल्यूशन आपको जाके समुद्र में फिर बरस जाता है, मतलब वो खत्म हो जाता है। लेकिन वो दिल्ली में केस नहीं होता। बहुत सारे रीजन्स भी है, जोग्राफिकल रीजन्स भी, लेकिन जो मेनली जो रीजन्स है वो आपको पराली जलाने का रीजन ज़्यादा इसमें बताया जाता है। तो उसे बैन भी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले फटकार भी लगाया था स्टेट्स को कि आप पराली जल रहा है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि किसी तरह से आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो फिर जैसे यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि डब्ल्यूएचओ ने जो लिमिट सेट किया था, उस लिमिट से आप जानते हैं कि एयर पॉल्यूशन अभी 6 गुना ज़्यादा हो रहा है। तो जैसे कि यहाँ पर अगर देख ले 8 टाइम्स ज़्यादा हो रहा है, जो डब्ल्यूएचओ द्वारा सेट किया था। डब्ल्यूएचओ द्वारा क्या लिमिट सेट किया गया था, तो डब्ल्यूएचओ जो रिकमेंड्स किया था, जो PM10 का जो पार्टिकुलर मैटर 10 होता है, कि कम से कम 15 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर होना चाहिए और 24 घंटा के अंदर 45 ग्राम होना चाहिए। तो मतलब आपको मतलब जो एनुअली मेजर करना है वो 15 ग्राम ये होना चाहिए, लेकिन आप 24 मतलब कि आवर में 45 से ज़्यादा नहीं जा सकते। PM10 का ये पूछा गया एग्जाम में, मतलब यूपीएससी का अगर प्रीवियस ईयर्स देखे, आई थिंक मतलब 2023 में या 22 में ये पूछा गया है। फिर जैसे कि जो हमारे जो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है, उनके द्वारा वो कहते हैं कि जो इंडिया का मेजरमेंट है वो 60 माइक्रोग्राम रहना चाहिए, जो एवरेज वेट है। फिर जो ये मिनिस्ट्री इन्वायरमेंट जो द्वारा ये कैलकुलेट किया जाता है। फिर जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अगर जैसे यहाँ पर देखें, तो PM2 का क्या वैल्यू होना चाहिए, ये अगर इसके हिसाब से देखें NAQS के हिसाब से, तो PM2.5 40 ग्राम होना चाहिए मतलब। और जो अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देखें PM2 का वैल्यू, तो ये एनुअल एवरेज होना चाहिए 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यू, और ये 15 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यू। तो ये आपको ध्यान रखना। तो ये 15 से 5 का ये वेरिएशन है 2.5 का, और वो क्या था 15 से 45 था। ये 15 से क्या था 45 था। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना, WHO द्वारा सेट किया गया, लेकिन इंडिया इस तरह को फॉलो नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एयर पॉल्यूशन स्पाइक दिल्ली में बहुत ज़्यादा जो रीज़न है उसके कारण भी आपको हो रहा, जो हमने रीज़न अभी डिस्कस किया। तो यहाँ देख सकते हैं PM10 कितना भाग गया, 117 पॉइंट माइक्रो। देख रहे हैं कि 6 गुना 8 गुना ज़्यादा हो गया। अगर यहाँ WHO की जगह 15 माइक्रोग्राम्स होना चाहिए 24 घंटा के अंदर। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बहुत सारे मतलब दिल्ली अपना काम कर रही है, बहुत सारे एंटी स्मोक टावर लगे, लेकिन इसके आपको क्या कर सकते हैं, मतलब कुछ ही रीजन पर आप इसे हटा सकते हैं, पूरे दिल्ली में तो नहीं हटा सकते। ये मतलब सक्सेसफुल नहीं है। फिर जैसे अगर ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन की प्लान की बात करें, इसके कारण जो पता चलता है ये पुअर है, कौन सा कैटेगरी में आता है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स आता है, जो 8 कैटेगरी में हम लोग इसमें क्या करते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स में क्या आता है 8 मेजर पॉल्यूटेंट्स को कैलकुलेट करते हैं। तो ये पॉल्यूटेंट्स आपको याद रखना। PM2.5 PM10 ये 10 सब जानते हैं। ओजोन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, वो ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन वो AQI नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, जिसके कारण आपको एसिड रेन भी होता है। फिर प्लम लीड हो गया, अमोनिया हो गया, और ये मतलब आपको एवरी आवर इसका क्या किया था। फिर अगर यहाँ पर स्टेज 2 देखें तो वेरी कैटेगरी में इतना ज़्यादा, पुअर में क्या होता है कि आपको 201 से 300 हो गया, मतलब पुअर कैटेगरी में। फिर अगर 300 से 400 हो तो वेरी पुअर में हो गया। AQI अगर 400 से 150 में आ गया तो ये सीवियर हो गया, और सीवियर प्लस में आपको 400 से प्लस 50 से हो गया। तो ये आपको यहाँ पर 4 कैटेगरी में से डिफाइन किया गया। तो ये आपको इंपॉर्टेंट न्यूज़ था जो हम लोग ने डिस्कस किया। लास्ट एक न्यूज़ है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, तो ये फायर पावर अभी आपको जो स्वावलंबन शक्ति एक्सरसाइज है उसके अंदर ये आर्मी एक्सरसाइज आपको चल रहा, सुदर्शन चक्र कॉर्प्स कहाँ पर, बवीना फील्ड फायरिंग डियर झांसी में। तो वहाँ पर एक्सरसाइज में बताया जा रहा है किस तरह से नया टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट बनाया गया है
आपको आर्मी मतलब मेनली DRDO द्वारा, तो वहाँ पे इस चीज़ को बताया जा रहा है। बहुत सारे जो मतलब मेनली आर्मी के मेंबर्स हैं तो वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो स्वावलंबन शक्ति एक्सरसाइज है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट आज का जो न्यूज़ था, जो हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया, और मतलब जो डिटेल में, बहुत डिटेल में डिस्कस किया। और ये बहुत न्यूज़ हो जाता है, अगर आप न्यूज़ की यहाँ पर बात करें तो हम बहुत ज़्यादा मतलब इसमें सेलेक्ट करना पड़ता है कि कौन कौन सा न्यूज़ इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। अगर देखें तो चाहे तो इसे मतलब बहुत कम में भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो मेंस हो प्रीलिम्स हो, इसलिए हम लोग दोनों को यहाँ पर क्या होता है साइमल्टेनियसली डिस्कस करते हैं कि वो क्या हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मदद करे। तो इसलिए हम लोग ने यहाँ पर अच्छे से डिस्कस कर लिया। तो ये आप टेलीग्राम चैनल पर जो क्वालिटी GS क्लासेस है, वहाँ पर इसे आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं जो जो स्लाइड है, और इसे मतलब कि लेक्चर को आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो मतलब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। लेक्चर अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।